By proceeding into the video, you are agreeing that your age is above 13 and you have successfully read the detailed disclaimer below. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिंदी का चैप्टर नंबर 10 झांसी की रानी। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं झांसी की रानी के बारे में, और साथ ही में मैं आपको एक एक स्टेंज मतलब एक एक पैराग्राफ करके पूरा चैप्टर समझाने वाला हूं। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो झांसी की रानी थी उनके बारे में अभी कुछ नहीं बताया। अभी बताया कि अंग्रेज़ों की गलत नीयत से, जो अंग्रेज़ थे हमारे देश के अंदर आए थे, उनकी गलत नीयत से देश के जितने भी लोग थे वो सब चिंता के अंदर थे। खास करके शासक मतलब कि जो लीडर थे वो लोग ज़्यादा चिंता के अंदर थे, क्योंकि उनका शोषण और अपमान करा जा रहा था। और राज परिवारों की भी जो बौहें थी वो भी क्रोध से अब तन चुकी थी। मतलब क्या, यहाँ पर उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करा जा रहा था, उनका गलत इस्तेमाल करा जा रहा था, उनकी बेइज्जती कर दी जाती थी जो राजा महाराजा थे तब के। इस चीज़ को लेकर उन्हें गुस्सा भी आने लगी, और उनकी जो बौहें थी वो क्रोध से, मतलब कि जब भी आपको गुस्सा आती होगी तब आप देखना आपकी आईब्रो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, आपकी आईब्रो की शेप। तो इसी तरीके से बताया यहाँ पर। वर्षों की गुलामी ने जिस भारत को बूढ़ा और कमजोर कर दिया था, बहुत सालों तक हमने गुलामी करी थी अंग्रेजों की, तो बूढ़ा हो गया था जो भारत और जो कमजोर हो गया था, उसमें भी अब ये देखने को मिला था कि जीवन का नया जोश हिलोरे लेने लगा था। मतलब नए नए लोग आ गए थे और नया नया जोश आ रहा था। सबको अपनी खोई हुई स्वतंत्रता का महत्व समझ में आने लगा, और सब ने ये निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों को देश से बाहर भगाना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सब लोगों को ये पता चल गया कि फ्रीडम कितनी इम्पोर्टेंट है, और सब लोगों ने डिसाइड करा कि अब हम लोग अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालेंगे। आते हैं हम लोग सेकंड स्टेंस के ऊपर, मतलब कि सेकंड पैराग्राफ के ऊपर। इसे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, अपने पिता की इकलौती संतान थी वो, मतलब सिर्फ वन चाइल्ड थी और कोई भी उनका भाई बहन नहीं था। कानपुर के नाना उसे अपनी बहन मानते थे। वो बहुत सुंदर भी थी। नाना के साथ ही वो पढ़ती और खेलती थी। अब ये जो नाना है, नाना वो वाले नाना की बात नहीं हो रही, ये किसी पर्सन का नेम है नाना। तो उनके साथ वो खेलती थी, उनके साथ पढ़ती भी थी वो। उनकी दोस्ती केवल बर्छी, ढाल, तलवार और कटार से थी। मतलब जो उनके फ्रेंड थे ना, ये सब हथियार है जिनके मैंने अभी आपके सामने नाम लिए, इन सब से ही उनकी फ्रेंडशिप थी। शिवाजी की वीरताओं की कथा उन्हें अपनी जुबान पर याद थी, मतलब तुरंत वो बता देती थी शिवाजी की वीरता की बातें। ये बताया जाता है झांसी की रानी के बारे में, बुंदेलवासी ये बताते हैं कि वो बहुत महान योद्धा थी, और वो मर्दों की तरह लड़ा करती थी युद्ध के अंदर। मतलब कोई लड़ाई वगैरह होती थी तो आदमियों की तरह पूरे स्ट्रांग होकर लड़ती थी वो। तो तीसरे स्टेंस में ये लिखा है कि ये कहना मुश्किल है कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो दुर्गा थी या स्वयं वीरता ने उनके रूप में जन्म लिया था। उनकी जो तलवारबाजी थी वो मराठाओं में बहुत अच्छी मानी जाती थी। लोग उनकी तलवारबाजी को बहुत ज़्यादा, उनसे प्रसन्नता की लहर भर देती थी उनकी तलवारबाजी लोगों के अंदर। उनकी युद्ध, दुश्मनों को घेरना, शिकार करना, सेना घेरना, किला तोड़ना, ये सब जो चीज़ें थी ये बचपन में वो खेला करती थी, जैसे नकली युद्ध वगैरह, दुश्मनों को घेरना, शिकार करना। महाराष्ट्र की कुल देवी माँ दुर्गा की वो बहुत बड़ी पुजारन थी, बहुत पूजा करा करती थी। बचपन से ही उनमें वीरता की संस्कार भरे हुए थे, तो वो वीर थी बचपन से ही। और बुंदेलवासी उस वीर स्त्री के जो कथा है वो हमें अब सुना रहे हैं। तो उनकी कहानी हमें स्टोरी बताई जा रही है। वीरता की प्रतीक, जो हमारा फोर्थ स्टैंड है उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जो वीरता की प्रतीक रानी थी, उनका विवाह सुख समृद्धि से हुआ, मतलब बहुत अच्छे से हुआ। और उनका विवाह हुआ झांसी के राजा गंगाधर राव से, और यहाँ पर वो राजमहल में बहुत खुशियों से रहने लगी। बहुत ज़्यादा राजमहल के अंदर खुशियाँ छा गईं। बधाई के गीत गाए गए। बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं के यश का गीत जो दुनिया गाती है, रानी लक्ष्मीबाई उस गीत को चरितार्थ करने झांसी की जो महिला थी उनको भी यहाँ पर आई, और उनको भी ये सब गीत वगैरह सुनाए। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चित्रा ने अर्जुन को पा लिया हो या फिर शिव ने भवानी को।
आज भी बुंदेलखंड के मुख से हम उस वीर रानी की कथा सुनते हैं जिसने पुरुषों को भी कड़ी टक्कर दी थी। तो उनकी आज भी हम लोग कहानी सुनते हैं, झांसी की रानी की। तो रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में सौभाग्य का उदय हुआ, मतलब बहुत वो अच्छे से रहने लगी, बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें। महलों में खुशहाली छा गई, महल के अंदर खुशहाली हो गई थी, बहुत खुशी मनाई जा रही थी। लेकिन भाग्य को ये मंजूर ना था। उस समय का जो चक्रा था वो बदल गया। 5th स्टेंस के अंदर ये लिखा है कि उनके जीवन के अंदर अब अंधकार आ गया। तीर कमान थामने वाले उनके हाथों के अंदर क्या आ गई थी, सुहाग की चूड़ियाँ जो थी वो नहीं देखी गई भाग्य से। मतलब कि जो उनकी किस्मत थी वो उन्हें उनकी किस्मत ने अलाउ नहीं करा उनके हाथों के अंदर चूड़ियाँ पहनते उन्हें देखना। उनकी किस्मत ने तो कुछ और ही मंजूर करा हुआ था। राजा जी निसंतान, मतलब बिना बच्चे के चल बसे, मतलब कि उनके कोई बेबी भी नहीं हुआ था अभी और राजा की डेथ भी हो गई थी। तो रानी जो थी वो क्या हो गई, विधवा हो गई थी। रानी के दुख की कोई सीमा नहीं थी। ईश्वर को भी उन पर दया हुई, दया नहीं आई। बुंदेलखंड वासी हम उसी वीर और साहसी रानी की कथा सुनाते हैं। तो यहाँ पर बुंदेलखंड वासी लास्ट में यही कहते हैं। अब जो 6th स्टैंज़ है उसका मतलब क्या है देख लेते हैं। तो राजा की मृत्यु के बाद झांसी का दीपक बुझ गया, राज्य में दुख का अंधेरा छा गया, लोग दुखी होने लगे। उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। किसकी, राज्य की, मतलब पूरे ही कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, मतलब जो वो पूरा इलाका था, जैसे हमारी पूरी कंट्री है, अगर जो हमारी पूरी कंट्री का कोई एक राजा होता, थिंक ऑफ इट लाइक दिस, उसकी डेथ हो जाती तो पूरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा दुख हो जाता। तो ऐसे ही जो यहाँ के राजा थे सारी चीज़ें कंट्रोल करते थे, तो वहाँ पर दुख हो गया कि अब हमारे जगह को कौन संभालेगा, अब झांसी को कौन संभालेगा। ये समाचार लॉर्ड डलहौजी के पास गया और उन्होंने क्या करा, मन ही मन बहुत ज़्यादा खुशी हुई उन्हें, और उन्होंने तुरंत अपनी सेना को बोला कि जाओ तुरंत वहाँ पर चलते हैं और हथियाते हैं हम लोग, और इस राज्य को हथियाने का ये अच्छा मौका है। तो उन्होंने ऐसा ही करा। उन्होंने अपनी सेना भेज दी झांसी के किले पर अपना झंडा फहराने के लिए, और अपना झंडा फहरा भी दिया। स्वयं को उस राज्य का अधिकारी घोषित कर दिया जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। मतलब अब वहाँ पर कोई राजा नहीं था, ना राजा के कोई बच्चा था, तो वहाँ पर कोई था ही नहीं उस राज्य का उत्तराधिकारी। तो इस वजह से वहाँ पर वो गया और उसने बोल दिया जो अंग्रेज़ था कि ये अब मेरा राज्य है और यहाँ पर मैं ही हूँ इसका मालिक। आंखों में आंसू भरे हुए रानी ने देखा झांसी सुनसान हो गई थी। वहाँ अजीब सी निर्वता छा गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो गया था और अजीब सा लग रहा था। तो यहाँ पर अब यही बताते हैं लोग कि अब क्या होगा। नेक्स्ट हमें स्टेंस के अंदर पता चलता है, जो 7th स्टेंस है उसके अंदर। अंग्रेज़ों की चालाकियों को समझना कठिन था। उनकी जो चालाकियाँ होती थी अंग्रेज़ों को बहुत मुश्किल होती थी उनकी चालाकियों को समझना। वे किसी की प्रार्थना नहीं सुनते थे, वो किसी की भी प्रार्थना नहीं सुनते थे। जब वे व्यापारी बनकर भारत आए तब उन्होंने हमारी दया मांगी थी। मतलब जब वो व्यापार करने आए थे ना, हमारे देश के अंदर काम करने के लिए आए थे, तब वो हमसे है ना ये बोलते थे कि अरे हमारे ऊपर दया कर दो, हमारे साथ काम कर लो। लेकिन अब डलहौजी ने देश में अपना राज्य क्या कर लिया था, विस्तार आरंभ कर दिया था। मतलब अब वो पूरे देश के अंदर अपना राज करना चाह रहे थे। उनका स्वरूप बदल गया था, और अब उनका स्वरूप भी, मतलब उनका नेचर भी चेंज हो गया था। जैसे शुरू में आए थे ना भारत में तो बड़ी रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे थे अंग्रेज, अब देखो अब तो हमें नौकर बना के रखना चाहते थे ये लोग। राजाओं और नवाब जो थे, राजा लोग थे उस टाइम के, और जो नवाब वगैरह मतलब जो रूलर वगैरह होते थे, को भी अपने पैर की धूल समझने लगे थे ये अंग्रेज लोग। उन्हें लगता था ये पैर की धूल है। नवाबों और राजाओं की रानियाँ दासियाँ बन गई थी। जो रानियाँ होती थी, रानियाँ दासी बन गई थीं, और अंग्रेजी महिला महारानी बनती चली जा रही थी। बुंदेलों के मुंह में हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की सभी कहानियाँ सुनी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियाँ बताई जा रही है, और उससे पहले यही बताया गया कि अंग्रेजों ने कितना अत्याचार करा। जो राजा थे, जो उनकी रानी थी, उन्हें महारानी बोलते थे, तो अब वो महारानी की जगह उनको
उनकी जगह किसको बनाया जा रहा था, जो अंग्रेजों की पत्नियां होती थी वो महारानियों की तरह रहने लगी थी। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेंज है, जो हमारा 8th स्टेंज है सॉरी, उसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली छीन ली, देखते ही देखते लखनऊ पर भी अधिकार कर लिया। उन्होंने पेशवा के बिठूर में कैद कर लिया, नागपुर पर भी धोखे से अधिकार कर लिया। उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक की भी उनके सामने कोई हैसियत नहीं थी। सिंध, पंजाब, ब्रह्मपुत्रा पर भी उनका भीषण आक्रमण की मुसीबत आई। बंगाल और मद्रास आदि राज्यों की भी यही दिशा हुई। बुंदेल हमें इनकी कथा के साथ रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कथा भी सुनाते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने दिल्ली छीन लिया, बहुत सारी जगह थी उन्हें छीन लिया और उन पर राज कर रहे थे। 9th स्टेंज को देख लेते हैं। अंग्रेज़ों ने देशी राजा थे और नवाब थे उनके अपमान बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया, जिससे जो उनकी रानियाँ थीं उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। उनकी रानियाँ और जो बेगम हुआ करती थी उनका दुख से बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था और वो हमेशा रोया करती थी, क्योंकि उनके साथ बहुत गलत तरीके से ट्रीटमेंट होता था। उनके गहने और कपड़े कलकत्ता के बाज़ार में बेचे गए। अंग्रेज अपने अखबारों में खुलेआम उनकी नीलामी के विज्ञापन छपवाते थे। इस प्रकार पर्दे में रहने वाली भारत की इज्जत विदेशियों के हाथ बेची जा रही थी। बुंदेल हरबोलो के मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई के पुरुषों और वीरताओं की कहानियाँ भी सुनी हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो रानियाँ थी उनको बहुत गलत तरीके से ट्रीट करा जा रहा था। उनके कपड़े बेचे जा रहे थे, बाज़ारों के अंदर बेचे जा रहे थे कपड़े और गहने। न्यूज़पेपर के अंदर भी ऐड डलवाते थे अंग्रेज। अब जो 10th स्टेंज है, 10वां जो हमारा स्टेंज है, उसे देख लेते हैं। तो अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी उससे सभी लोगों को आक्रोश आने लगा, गुस्सा आने लगा। झोपड़ियों में रहने वाले और जो बड़े बड़े महलों में रहा करते थे उनको भी गुस्सा आने लगा। दूसरी ओर देश के वीर सैनिक अपने पूर्वजों के प्रति अभिमान के भाव से भर चुके थे। मतलब जितने भी हमारे देश के सैनिक थे वो सब क्या हो गए थे, अपने पूर्वजों के लिए, अपने बड़ों के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। नाना पेशवा उसी समय युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में लगे हुए थे। मतलब वो युद्ध का जो सामान होता है उसे जुटा रहे थे। उधर उनकी छबीली बहन लक्ष्मीबाई ने खुले आम क्या करा, चंडी का रूप ले लिया था। मतलब बहुत गुस्से में आ गई थी वो, और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो भी युद्ध करने वाली हैं। इस प्रकार युद्ध का जो पावन यज्ञ था वो शुरू हुआ, जिसे देश और देशवासियों के हृदय में ये हुआ कि देशवासियों का हृदय था उसके अंदर जोत जगने लगी। सब लोग इंटरेस्टेड होने लगे युद्ध के लिए। बुंदेल हमें उस महान और वीर रानी की कथा सुनाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। ये था हमारा स्टेंज नंबर 10। अब आते हैं 11th स्टेंज के ऊपर। इस क्रांति में पूरा देश भागीदार था। महलों में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने इस आग को रोशन किया था और झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने इन लपटों को तेज करा था। स्वतंत्रता की यह चिंगारी देशवासियों के हृदय में आ गई थी। क्रांति की इस लहर में झांसी और दिल्ली को सावधान कर दिया। जो झांसी और दिल्ली थी वो सावधान हो गए। मतलब यहाँ के अंग्रेजों के बारे में बात करी गई है, वो भी अब सावधान हो गए थे। वो भी चुप नहीं बैठने वाले अंग्रेज। लखनऊ को भी इसने अपनी लपेट में ले लिया और साथ में जितने भी लखनऊ के लोग थे वो भी अब तैयार हो गए थे अंग्रेजों के अगेंस्ट चीज करने के लिए। मेरठ, कानपुर और पटना में भी क्रांति की धूम थी। मतलब अब मेरठ, कानपुर ये सब जगहें भी जुड़ती जा रही थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ चिंगारियां भड़क रही थी। मतलब अब वहाँ पर भी चिंगारियां सी भड़क रही थी, लोग तैयार हो रहे थे। यह कहानी हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी है। तो ये जो पूरी बातें हम सुन रहे हैं बुंदेलों के मुंह से सुनी हुई बातें हैं। 12वें स्टेंज को देख लेते हैं। स्वतंत्रता के इस महान एवं पुण्यत कार्य में कई बहादुर शहीद हुए। मतलब बहुत बहादुर लोग थे, वो सब शहीद हुए। इनमें नाना, तात्या और चतुर अजीमुल्ला बहुत प्रसिद्ध हैं। साथ ही
अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह जैसे आज़ादी के वीर जो हैं उनका भी नाम आज भी हम लोग याद करते हैं और उनका नाम इतिहास के अंदर लिखा गया है और हमेशा अमर रहेगा। परंतु इनका यह बलिदान उस समय अंग्रेजों की नज़र में अपराध था। अंग्रेज क्या मानते थे, ये तो गलत कर रहा है, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि हमें ही राज करना है इंडिया के ऊपर और कोई राज ना करे, तो उनको तो ये सब गलत लगते थे लोग। बुंदेल हमें वह कथा सुनाते हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई मर्दाना रूप में अंग्रेजों से डटकर लड़ी थी। तो यहाँ पर अब हमें पता चलेगा 13 स्टैंड जो है हमारा 13th वाली जो हमारी दी गई है पैराग्राफ, उसका मतलब क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अन्य वीरों की कहानी छोड़कर अब हम झांसी के युद्ध के मैदान में चलते हैं। तो अब हम लोग और सारी कहानियां भी छोड़ रहे हैं, पूरे देश की ऐसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन हम लोग अभी झांसी में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच किसी वीर पुरुष की भांति खड़ी है। तो यहाँ पर जो लक्ष्मीबाई हैं वो पुरुषों आदमियों के बीच में एक आदमी की तरह ही खड़ी हैं, डर नहीं रही हैं। उसी समय लेफ्टिनेंट वॉकर युद्ध के लिए आ पहुँचे और सैनिकों के बीच में आगे बढ़ने लगा। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो अंग्रेज़ों का था एक लेफ्टिनेंट, वो वहाँ पर पहुँचा और आगे बढ़ने लगा सैनिकों के बीच में। रानी ने भी तलवार खींच ली और रानी ने अपनी तलवार निकाली और उन दोनों के बीच युद्ध होने लगा जिसमें कोई समानता नहीं थी। रानी की वीरता के सामने वॉकर टिक नहीं सका और घायल होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भाग क्या, वो इतना मारा उस रानी जी ने, महारानी ने, जो झांसी की रानी थी, कि वो भाग गया वहां से। और यहीं पर हमारा जो 13 स्टैंज है वो ख़त्म होता है। अब हम आते हैं 14th स्टैंज के ऊपर। रानी आगे बढ़ी और लगातार 100 मील तक घोड़ा दौड़ाते हुए कल्पी पहुंची। घोड़ा थककर धरती पर गिरा और मर गया। यमुना किनारे रानी ने फिर से अंग्रेजों को हराया। विजय होकर वो फिर आगे बढ़ी और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। वहाँ के राजा सिंधिया अंग्रेजों के मित्र थे। वे अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए। बुंदेलों के मुंह से, तो वहाँ पर क्या होता है कि बुंदेलों के मुंह से ये सारी कहानी बताई गई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रानी थी वो आगे बढ़ी, लगातार 100 मील तक अपना घोड़ा दौड़ाती रही। इतनी तेज उन्होंने घोड़े को दौड़ाया कि वो थक कर गिर कर मर गया। यमुना किनारे फिर रानी ने अंग्रेजों को फिर से हराया और विजय होकर आगे बढ़ने लगी। अब वो ग्वालियर पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। अब वो कहाँ पर जा रही थी, अब वो आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। और अंग्रेजों के जो मित्र थे राजा सिंधिया, वो भी भाग गए अपनी राजधानी छोड़कर कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर अटैक करे तो मुझे मार दे। आगे चलते हैं हम लोग, स्टैंज नंबर 15 को हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, रानी को विजय तो मिली पर अंग्रेजों की सेना ने उन्हें फिर से घेर लिया। अब क्या हुआ कि रानी को जीत तो जा रही थी वो, लेकिन अंग्रेज बहुत ज़्यादा थे तो उन्होंने उन्हें घेर लिया। इस बार उनका सामना जनरल स्मिथ से था, जिसे उन्होंने क्या करा था, परास्त किया था। उन्होंने परास्त करा था मतलब कि हरा दिया था एक तरीके से। रानी के साथ उनकी सहेलियां कान और मंद्रा थी। तो जो 2 उनकी सहेलियां थी वो भी उनके साथ थी। युद्ध के मैदान में उन दोनों ने भारी तबाही मचाई थी, लेकिन तभी पीछे से जो थे एक पर्सन आया जिसका नाम था हुनुमराज, और उसने और रानी को और रानी की जो दोस्त थी उन्हें घेर लिया। तो ऐसा करा गया। अब 16 स्टैंज के अंदर क्या लिखा है वो देखते हैं। अंग्रेजों की सेना से घिरे होने पर भी रानी ने अंग्रेजों के बीच भारी मार कटाई मचाई और शत्रु सेना को भगा दिया वहां से, और डरी नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तभी सामने एक नाला आ गया। इस संकट को पार करना अत्यंत कठिन था क्योंकि उनका घोड़ा नया था और वो आगे भी नहीं
जा पा रही थी क्योंकि आगे नाला था। इतनी देर में अंग्रेज घुड़सवार आ पहुंचे। अकेली रानी कब तक इन शत्रुओं से, इन दुश्मनों से लड़ती? वार पर वार होते रहे और अंत में शेरनी के सामने वह स्त्री जो थी वो घायल होकर गिर पड़ी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लास्ट में जाकर जब उन्हें घेर लिया गया तब वो घायल हो गई। उसे देश के लिए शहीद होना ही था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो देश के लिए अब शहीद हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उन्होंने लड़ाई से मुंह नहीं मोड़ा कभी भी। अब बेचारी का घोड़ा जो था वो नाली के सामने था, तो वो नाला था, उससे कूदा ही नहीं पाई वो अपने घोड़े को। रानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। चिता पर ही उसकी अलौकिक यात्रा निकली। उनका तेज अग्नि के तेज में मिल गया। मतलब जो उनकी गुस्सा थी वो अब आग के साथ मिल चुकी थी, इतनी ज़्यादा वो गुस्से वाली थी। वह सही अर्थ में तेज की अधिकार थी। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उसने जो किया वो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। वो अवश्य ही ईश्वर का कोई रूप थी। स्वतंत्रता की देवी बनकर वो हमारे सोए हुए जो भी हमारे दिमाग और दिल थे उन्हें जगाकर चली गई। वह हमें रास्ता दिखाकर चली गई। हमें जो जोश था वो भी उन्होंने भर दिया और हमें शिक्षा भी उन्होंने देकर वो चली गई। तो वो सिर्फ 23 साल की थी, उनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। इतने अच्छे से उन्होंने लड़ाई करी और हम सबको इतना मोटिवेट भी कर दिया। अब जो हमारा लास्ट स्टेंस है 18 स्टेंस, उसको और समझ लेते हैं। कवित्री रानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहती हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने कविता लिखी है वो क्या कर रही हैं, अपनी श्रद्धांजलि मतलब कि रिस्पेक्ट पे कर रही हैं, रिस्पेक्ट कर रही हैं उनकी, किसकी, रानी की, कि हम भारतवासी तुम्हारे इस उपकार को सदैव याद रखेंगे। मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई जी ने करा था उसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान कभी ना मिटने वाला स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। भले ही इतिहास में तुम्हारे विषय में कुछ ना लिखा जाए, तुम्हारी सच्चाई को मिटाने का प्रयास किया जाए। विजय में मस्त अंग्रेज भले ही गोलों से झांसी का निशान मिटा दें, लेकिन तू स्वयं कभी ना मिटने वाला निशान है। तेरी कोई स्मारक बने या ना बने, तू स्वयं ही अपना स्मारक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि लोग इनकी बातें मिटाने की कोशिश करेंगे। मान लो अंग्रेज ही राज कर रहे होते हैं इंडिया के ऊपर अभी, तो वो चाहते क्या हम लोग ये सारी बातें जाने, तो वो हिस्ट्री से ये सारी चीज़ें मिटाने की कोशिश करेंगे। ये लिख रही हैं जो हमारी जिन्होंने कविता लिखी है, कवियत्री हैं जो, तो उन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं और बोला है कि तुम्हें किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी जगह की ज़रूरत नहीं है कि किसी जगह से तुम्हें याद करा जाए। तुम्हें हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि तुम बहुत महान हो। तेरी कोई स्मारक बने या ना बने, तू स्वयं ही अपने आप में स्मारक है, क्योंकि तेरी वीरता और तेरी गाथा अतुलनीय है। मतलब किसी से भी इन्हें तोला नहीं जा सकता, हम किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। और यहीं पर ये पूरी जो कविता है ये ख़त्म होती है। काफ़ी लंबी कविता थी और मैंने आपको बहुत शॉर्ट के अंदर समझाया है, तो एक और बार देख लेना अगर कोई डाउट हो तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।